हेलो दोस्तों, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। मैं भी एकदम मस्त हूँ। ओके, सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फ्रैंकली गाइडिंग। एपिसोड बोल रहे हैं जो भी। सो इफ जो फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट इट, लाइक आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव फॉर सी ए जूनियर्स आउट देयर, जिनको भी की सीनियर गाइडेंस सीख करनी है बट दे आर नॉट फाइंडिंग सीनियर्स अराउंड दैम, सो दे कैन रीच आउट टू मी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं, फील फ्री एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ उस फील्ड पे या फिर उस जगह पे जहाँ पे आप अटक रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड सो आफ्टर आई स्टार्टेड दिस आई रिसीव्ड सेट ऑफ क्वेरीज इन द लास्ट वीक एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं लास्ट वीकेंड एक वीडियो बना के नहीं लेके आ पाया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली ऑक्यूपाइड था। बट येस, आई एम हियर विद द सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड द आंसर्स दैट इज़ विद मी इन माई माइंड। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन गोज। सो ऋषि से पहला सवाल आया है। ऋषि सेज दैट आई थिंक समटाइम दैट आई मे नॉट बी एबल टू क्रैक एग्जामिनेशंस, हाउ टू ओवरकम दोज नेगेटिव थाट्स। ओके, सो ये सवाल जो है या फिर जो भी जिनके भी मन में रहता है, मेरे मन में भी था, ठीक है, कि एग्ज़ाम्स जब भी देने जाते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हिट करते रहती है। ठीक है, सो सभी के लिए, उन सभी के लिए किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दो चीज़ें आती हैं अपने साथ। नेगेटिव फैक्टर्स जो होते हैं एक इंटरनल होती हैं, एक्सटर्नल होती हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही क्विक में ख़त्म करते हैं। तो पहले नेगेटिव फैक्टर्स दो तरीके से आते हैं, एज आई सेड कि यार एक बाहर से आते हैं। बाहर से कैसे आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके दोस्त हैं जिनकी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है, जिनको रिवीजन भी नहीं करना होता है, मतलब रिवीजन भी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, और आप बैठे हो यार अभी तो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कहाँ से होगा? तो नेगेटिव फैक्टर्स ये होता है। या फिर कोई कोई होते हैं ना जो आपके घर के रिलेटिव्स होते हैं जो आपको देख के बोलते हैं पागल है क्या, इससे ये तो कर ही नहीं पाएगा, स्कोप ही नहीं है। या कोई बहुत सारे ऐसे सीनियर गाइड होते हैं जो कि आपको एकदम बोलते हैं यार 18 घंटा का पढ़ाई के बिना सीए हो ही नहीं सकता, और जो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कर देते कि स्कोप ही नहीं है भाई, क्यों दिमाग लगा रहा है सीए के पीछे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ दिस ऑल आर बुलशिट। ठीक है, मतलब एकदम डायरेक्टली साइड कर दूँ उन लोगों को, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना भी टफ नहीं होता जितना लोग बताते हैं, या फिर इतना भी ईजी नहीं होता जितना कुछ एक दो लोग बताते हैं। ठीक है, सी एग्ज़ाम डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट। ठीक है, एग्ज़ाम्स में मेहनत दरकार है, मेहनत के लिए स्मार्ट वर्क कर लोगे आराम से हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी, जस्ट टू गिव ए बैकग्राउंड, आप 12th क्लास में जब आए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है, कॉमर्स में, तो आपको क्या सब चीज़ पता था क्या? नहीं पता था, राइट? तो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ाई की, आपने देखा कि यह क्या होता है, क्या लॉजिक्स हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे आपको याद रखना था अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपने याद किया और एग्ज़ाम क्रैक करके आ गए। सी एग्ज़ाम्स क्या है यार, वही बुक्स हैं, वही आपके मतलब वही नॉलेज आपको समझना है, और बस वही है कि आपको नॉलेज समझ के उसको बस मेन क्या होता है ना, बहुत ही बल्क कोर्स है, राइट? तो बल्क कोर्स एक साथ इतना सारा पढ़ना, इतना सारा समझना, कहीं ना कहीं वो टफ हो जाता है लोगों के लिए, इसलिए दिक्कत है। बट अगर आप आराम से स्ट्रैटेजी बना के चलोगे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी एक्सटर्नल नेगेटिव डीमोटिवेशन आते हैं, सबसे पहले उनको बाय बाय, एकदम क्लियरली बोल देना भाड़ में जाओ। ठीक है, क्योंकि वो सब रख के अपनी ज़िंदगी में एकदम फ़ायदा नहीं है, उन लोगों को भी रख के फ़ायदा नहीं है, ऐसे सीनियर गाइडेंस को रख के भी फ़ायदा नहीं है जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। सबसे पहला क्लोज। सेकंड चीज़ आता है इंटरनल डीमोटिवेशन। इंटरनल डीमोटिवेशन क्यों आता है? क्योंकि आपको डर रहता है कि फेल हो जाऊँगा, और फेल हो जाऊँगा तो यार कहीं ना कहीं आते हैं ना, आप तो 12th क्लास में यार बहुत अच्छी मार्क्स लेके आए हो, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम तो अच्छा, मतलब हमेशा से अच्छे पढ़े हैं, या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं सी एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, नहीं हो पाएगा तो। और नहीं हो पाएगा तो मेन क्या होता है, नहीं हो पाएगा करके अपने को डर नहीं रहता, लेकिन अपने को ये रहता है कि अपने को पता नहीं होता, नहीं हो, अगर फेल हो गए, अगर नहीं निकाल पाए तो बाद में क्या होगा, व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस। ठीक है, तो अपने को वो समझ में नहीं आता और अपने को फाइंड आउट भी नहीं करते। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि मतलब अपने को पता, मतलब अपने दिमाग ही नहीं लगाते कि अगर फेल हो गए तो क्या। ठीक है, अपने इतने ही डर जाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी इंटरनल डर होते हैं वो दो चीज़ के आते हैं। इंटरनल डर भी आते हैं कि फैमिली क्या बोलेगी और सोसाइटी क्या बोलेगी। जितना भी लोग बोलते हैं कि सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, चार लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट अपनी सोच आती है। तो मैं आपको बहुत ही मतलब बेसिक बता देता हूँ, मतलब मैंने क्या किया था, मैंने इसको मतलब क्या किया इसको हटाने के लिए कि यार जब नवंबर 18 में मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मेरे पास 3 महीने थे। ठीक है, लोगों के बहुत ज़्यादा लाइक कंप्लीट हो चुकी थी, मेरे जो दोस्त थे उनके कोर्स कंप्लीट हो चुके थे, एंड आई वाज लाइक यार मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, क्या करूँ क्या नहीं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तो मैंने सबसे पहले तो क्या, ये दोस्त लोग को हटा दिया। मैंने यूट्यूब से जितने भी ये सब गाइड आते थे ना, 18 घंटा 16 घंटा वाले रैंकर्स, जो कि मतलब एकदम कम से कम 6 बार रिवीजन कर रखे थे, मैंने उनको सबको हटा दिया। ठीक है, वो हटाने के बाद मेरे एक्सटर्नल डीमोटिवेशन के जो भी फैक्टर्स है मैंने हटाया। इंटरनल के लिए मैंने क्या किया कि मैंने डिसाइड किया कि गलती से अगर नवंबर 18 में नहीं निकला, अनसर्टेनिटी तो रहती है ना यार, मतलब श्योरिटी तो कहीं नहीं रहता, गलती से अगर नहीं निकल पाया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक टर्म डिफ़र करूँगा। मतलब नवंबर 18 तो नहीं निकल पाया, फिर मई 19 का होता मेरा, एंड देन नवंबर 19। मैं नवंबर 19 में एग्ज़ाम दूंगा। एक साल प्रिपरेशन ऐसा करूँगा ना, मतलब सामने वाले भी सोचते रहेगा कि एक मार्क्स काटूँ भी तो कहाँ काटूँ। तो दैट वाज
द थिंकिंग दैट आई वॉज हैविंग, अब मैंने ये जैसे ये माइंड में सेट बना लिया तो मुझे ये चीज़ डर से हट गया कि सोसाइटी क्या सोचेगी। मतलब सोसाइटी 2 दिन सोचेगी जरूर कि ये क्या बंदा मतलब अपने आप को हीरो बनाता था और कहाँ नहीं निकला उसका देखो, एंड लेकिन 1 साल बाद वही सोसाइटी बोलेगी कि देख ये बंदे मतलब अलग ही लेवल का कैपेबिलिटी, तो लोग तो बोलते रहेंगे राइट। तो उनको बस मुँह चुप कराने के लिए आई थॉट कि अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो क्या करना है मुझे ताकि सब चीज़ सेटल हो जाए। एंड दूसरी बात फैमिली क्या आती है, फैमिली को तुमसे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं राइट। सो जाके मैंने क्लियरली घर पे बता दिया कि देखो यार हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर करूँ, और गलती से एग्ज़ाम्स अगर क्लियर नहीं हुए तो मैं 6 महीने डिफ़र करूँगा एंड नवंबर 19 में एग्ज़ाम दूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि आपका बेटा रैंक 1 लेके आएगा नवंबर 19 में। सो दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग जो मैंने अपने माइंड में रखा। लेकिन मैंने ये भी क्लियर रख लिया कि यार नवंबर 19 सोच रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि नवंबर 19 में देना है, नवंबर 18 इज़ द अटैम्प्ट जहाँ मुझे देना और क्लियर करना है। क्योंकि अगर 1 साल पहले मैं अगर CA बन जाता हूँ इवन विदाउट अ रैंक, देन जो भी हो मतलब आई एम गोइंग टू बी हैप्पी एट दी एंड। ठीक है, मैं ज़िंदगी में जो जो अचीव करना चाहता हूँ वो 1 साल जो बढ़ने वाली है वो 1 साल से कम हो जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था मेरा मोटिवेशन फैक्टर, दैट्स हाउ आई ड्रोव माई फियर आउट ऑफ माई माइंड। जो भी एक्सटर्नल, तो जितने लोगों को भी यहाँ पे ये डर रहता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि CA क्लियर होगा कहीं नहीं, सबसे पहले तो ऐसे लोगों को हटा दो जो आपके मन में ये डर बैठाते हैं और आपके मन में और अब खुद ही क्लियर कर लो कि जो अनसर्टेनिटी तो होती है ना, भले कोई भी टफ ईजी कोर्स बाहर में गया लेकिन अनसर्टेनिटी होती है, और एकदम माइंड में क्लियर कर लो कि अनसर्टेनिटी हो गई तो क्या एंड क्या का डिसाइड कर लोगे तो बहुत ही ज़्यादा सेटल हो जाएगी, पीस हो जाता है यार माइंड में, और जैसे पीस आ गया माइंड में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होगी, बिलीव मी। ठीक है, सो जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव रिसीव फ्रॉम भागीरथ। भागीरथ कहते हैं कि यार हाउ आई मैनेज माई टाइम वाइल वर्किंग एंड आई मीन लाइक हाउ डिड यू मैनेज योर क्लासेस एंड हाउ मच टाइम यू कैट फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, सो सबसे पहले लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोग मेरे पर्सन डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट कि ये आइडियल है बिकॉज बहुत सारी मेरे सिचुएशंस अलग थे, आपके सिचुएशंस अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो वेन एवर आई एम शेयरिंग डायरेक्टली माई जैसे क्वेश्चन जो भी है डायरेक्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है, तो जब भी मैं वो शेयर करूँगा मतलब आपको भी वैसे ही करना है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो टू जंप टू द क्वेश्चंस, तो क्या कैसे मैंने पढ़ाई मैनेज किया एंड क्लासेस कैसे किए, कितना टाइम था प्रिपरेशन के लिए। सो व्हेन आई डिड माई आर्टिकलशिप फ्रॉम डेलॉयट एंड जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था उस टाइम मेरी रेगुलर क्लासेस भी चल रही थी, मतलब कॉलेज नॉट CA कोचिंग क्लासेस। ठीक है, कॉलेज हम लोग 6 से 10 कॉलेज जाते थे एंड आफ्टर 10 टू नेवर नो टाइप का आर्टिकलशिप होता था, तो मेरे पास कभी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कोचिंग स्टार्ट कर पाऊँ। बट आफ्टर कॉलेज ख़त्म होने के बाद आई स्टार्टेड विद अकाउंट्स कोचिंग, बट अवशेषण ऑडिट की वजह से उसकी भी लग गई। ठीक है, तो जब 2 साल खत्म हो रहे थे आर्टिकलशिप के, मेरी अकाउंट्स की क्लासेस हुई थी, दैट टू 40% ऑफ द क्लासेस, एंड देन आई मूव टू मुंबई। दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी, बट आई मूव टू मुंबई फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मूव करने के बाद आई मेड श्योर कि मैं 6 बजे वहाँ से ऑफिस से निकल जाऊँ, एंड दैट्स वॉट मतलब मैंने पहले से ही बातें कर ली थी कि मुझे 6 बजे ऑफिस से आई वांट टू लीव। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 6 बजे के बाद मैं जैसे निकलता था मेरे पास शाम के 4 घंटे होते थे और सुबह के 3 से 4 घंटे होते थे। ठीक है, तो अगर सोच लो 8 घंटे में से अगर मैं 7 घंटे या 6 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूँ तो आई कैन डू एटलीस्ट 3 क्लासेस, क्योंकि मैं पेन ड्राइव क्लासेस कर रहा था एंड दैट टू इंटू 2 में देखता था मैं। ठीक है, तो 3 क्लासेस दिन में कर पा रहा हूँ और मेरे पास अगले 3 महीने मतलब 90 दिन है, 90 इंटू मतलब 3 क्लासेस समझ रहे हो, तो 270 क्लासेस कर पा रहा हूँ। तो मेरे मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ जितनी भी मैंने क्लासेस कंप्लीट की हैं इसी टाइम कंप्लीट की हैं। ठीक है, तो आफ्टर दैट जब मैं लीव पे जा रहा था, जो कि मुझे 3 महीने की एक्चुअल लीव मिली थी मुझे, तो मुझे लीव में जा रहा था, तो आई वॉज मेरे पास एक्चुअली 2 सब्जेक्ट्स पूरे DT एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के 2 सब्जेक्ट्स पूरे क्लासेस बचे थे एंड छोटे मोटे कुछ क्लासेस बचे थे, जस्ट इग्नोर इट। सो प्रिपरेशन क्या है, जैसे आप बात करें क्लासेस तो मैंने इसी हिसाब से किया, जैसे सुबह ऑफिस के जस्ट सुबह एंड ऑफिस के आने के बाद जितनी पेन ड्राइव क्लासेस कर पा रहा हूँ करते रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज लाइक क्या क्लोज करना है चीज़ें, बिकॉज जितनी माइंड में पेंडिंग चीज़ें रहेंगी उतने माइंड में टेंशन बढ़ते जाता है। तो ऐसा चलता रहा एंड देन फाइनली प्रिपरेशन के लिए मुझे जब 3.5 महीने मिले उसमें आई ट्राइड कि मैं 15 दिन में पहले DT क्लासेस कंप्लीट कर लूँ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन साथ साथ कभी कभी देखते रहूँगा वैसा टाइप। एंड देन 3 months दैट आई गॉट, आई डिड a first reading of all the subjects during those 3 months। उस 3 महीने में से 2 महीने मैंने प्रॉपरली टाइम दिया सब्जेक्ट्स को, एक सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। एंड देन लास्ट 1 month आई डिड फॉर बेसिकली आई kept it फॉर द रिविज़न, एंड देन मैंने वो 1 महीने में अच्छे से रिविज़न किया एंड नवंबर 18 में एग्जाम दिया एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो या दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जामिनेशन। Next question is from Siddharth and who asked a very valid question around our strategic guidance. He wanted me कि मैं अगर वहाँ पे होता अभी जुलाई 2020 में एग्जाम्स हैं तो स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता
किस हिसाब से बनाते हैं अपने टाइम टेबल एंड ऑल। सो सिद्धार्थ जस्ट मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बना ही रहा हूँ कि अगर मैं अभी होता है एज ए स्टूडेंट तो जुलाई 2020 में एग्जाम्स के हिसाब से मैं कैसे प्रिपेयर करता हूँ, व्हाट्स द टाइम टेबल, फोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, सेपरेट वीडियो फॉर दैट। या coming to the next question about subject wise strategies that I have received from अभिमन्यु says कि यार सी ए फाइनल की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता दो। तो सी ए फाइनल में हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं कोर थियोरी, एक होते हैं कोर प्रैक्टिकल एंड होता है मिक्स टाइप का, जिसमें थियोरी प्रैक्टिकल मिक्स है। तो कोर थियोरी ऑडिट लॉ टाइप के, प्योर प्रैक्टिकल SFM अकाउंट्स होते थे, बट अकाउंट्स भी आजकल कहीं ना कहीं मिक्स में आने लग गए, इतने सारे इंडियस का थियोरी आ गए। और अपनी मिक्स में वही DT IDT, अब कॉस्टिंग भी उसमें आ गया क्योंकि थियोरी प्रैक्टिकल मिक्स है। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना कि थियोरी का सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि अपने अंडरस्टैंड, 2 चीज़ें अपने को होता है कि क्लियर करना होता है चीज़ों में। कोई भी थियोरी पढ़ो, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और उसको आगे तक लेके जाना, मतलब कितना दिन तक याद रख पाते हो। और सी में सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि यार आज एक सब्जेक्ट पढ़े, कल एक सब्जेक्ट उठाए, पिछला वाला सब्जेक्ट भूल गया। ये सबके साथ होता है, इट्स नॉट जस्ट यू, सबके साथ होता है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना होगा कि यार ये चीज़ होगा, ठीक है, कोई टेंशन मत, लेकिन बस आपको कैसे उसको याद रखने के दिन को बढ़ाना है आगे, या फिर आपको ऐसा करना है कि नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने बैठो तो कैसे वो फट से चीज़ याद आ जाए, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जितने भी थियोरी हैं या फिर प्रैक्टिकल भी हैं उनके लिए मैं शॉर्ट नोट्स, मतलब मेरी 8 में से ना 7 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स थे, बस एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट जैसा पता है किसका, DT का, बिकॉज DT का मेरे पास क्या सर का, भंवर सर का रिवीजन बुक आता है ना, कॉम्पैक्ट, आई थिंक, हाँ कॉम्पैक्ट बुक, राइट। तो कॉम्पैक्ट बुक था, कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एक्चुअली में, तो मैंने उसी को रेफ़र किया था। और बाकी 7 सब्जेक्ट के मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, खुद के हैंड राइटिंग से। अब ये शॉर्ट नोट्स हेल्प कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये बूस्टअप करता है आपका कॉन्फिडेंस एज इन की, मतलब आप जब नोट्स बना लेते हो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी तो अलग लेवल पहुंच जाती है। प्लस आप कभी भी देखते हो उस नोट्स को तो आपको लगता है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया। नहीं तो बहुत बार होता है ना कि 2 महीने बाद आपको, मतलब अकाउंट्स आपने पढ़ा 2 महीने पहले, 2 महीने बाद आपको लगता है अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो नोट्स रहेगा तो कम से कम आपको याद आएगा ओह मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो ऐसा ही होता था मेरे साथ भी, और आई होप कि सबके साथ ऐसा होता होगा कहीं ना कहीं, मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो वो चीज़ ध्यान रखो आप कि आपको नोट्स बनाना है, बहुत ही एश्योरेंस के साथ नोट्स बनाना है, ठीक है। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, आगे तक याद रहेगा, एंड कभी भी आप देखोगे इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। नेक्स्ट आता है थियरी में, तो मैंने बता दिया कि 4 टाइप के नोट्स बनाओ जितने आपको ज़्यादा दिन तक याद रख पाए। बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाना, लेकिन ट्राई करना उसको कवर कर पाए हर एक चीज़ को उसमें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल टाइप का जो होता है ना, प्रैक्टिकल में मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई की, उस चैप्टर को पढ़ लिया, ठीक है। इंडियाज़ कोई भी एक इंडिया से उठा लो, कैश फ्लो का, ठीक है, कैश फ्लो इंडिया से पढ़ रहे हैं, अपने इंडियाज़ की अपनी थियरी पढ़ाई कर ली। थियरी पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के, जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स आते हैं जो कि हमने थियरी में कवर नहीं की थी। मतलब थियरी में अपने जब पढ़ रहे थे तो वो समझ नहीं पाए थे कि ऐसा भी, मतलब ऐसे भी इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का उस टाइम समझ में आया कि ओह मतलब ये भी है एक तरीका सॉल्व करने का। तो व्हाट आई डिड कि मैंने पहले पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब मुझे पूरा ज्ञान समझ में आ गया, आई यूज्ड टू प्रिपेयर नोट्स आफ्टर दैट। मतलब नोट्स थियरी पढ़ने के बाद नोट्स नहीं बनाना चाहिए, खाली थियरी करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको जो टोटल आउटलुक मिलेगा उस चैप्टर का आउटलुक का एक नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, कि आपको इस चैप्टर से क्या समझ में आता है और क्या क्या ऐसी जगह थी जहाँ पे आप रुके थे ऐसी, मतलब कुछ होता है कि चीज़ें जो आपको ऐसे फट से समझ में आ जाती है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे ना आप ऐसे फट से क्लियर नहीं होता, मतलब एक बार आपको रुकना पड़ता है और सोचना पड़ता है क्या, तो उसको लिख लो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड जवाब दे देता है, तभी आपको सोचना पड़ा उसके बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें आपका माइंड जवाब नहीं देता, आपको मतलब बहुत ही बेसिक होता है, तो वो नोट्स का पार्ट नहीं भी बने चल जाता है, लेकिन जो मेन जहाँ पे आप रुकते हैं, जहाँ अटकते हो, वो चीज़ आपका नोट्स का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरे थियरी प्रैक्टिकल का। और क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ तो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में उतने ही प्रैक्टिस करो जितना आपके टीचर, आपने अगर क्लासेस ली तो टीचर ने करवाया, या फिर फॉर एग्जाम्पल जितने भी जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, ICAI का स्टडी मैट कंप्लीट कर दो। जो जैसे फॉर एग्जांपल SFM के लिए खाली डिस्कस करूँगा, स्टडी मैट के साथ आपको पुराना प्रैक्टिस मैनुअल भी करना पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। वाई आई एम सेइंग बिकॉज स्टडी मैट में बहुत ही कम क्वेश्चन है न्यू सिलेबस के SFM में, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़ अराउंड द सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। एंड आई थिंक कि मतलब सब्जेक्ट वाइज एज इन मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ऐसा नहीं है, मेनली आपको यही है कि आपको नोट्स में ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। नोट्स अच्छे से बन गया मतलब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाएगा, ठीक है। एंड हाँ, वन मोर थिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि यार जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं, बस एक ऐड ऑन होते जाता है, कुछ ना कुछ एक इशू कम्प्लेक्सिटी ऐड ऑन होते जाता है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल है PGBP का।
तो आप पीजीपी के जब भी सम करते हो तो होता है एक क्वेश्चन में दिया 10 एडजस्टमेंट, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया वही 10 एडजस्टमेंट है, लेकिन 5 एडजस्टमेंट जो है ना वो पुराने क्वेश्चन से ही सिमिलर है, एंड 5 एडजस्टमेंट नए हैं, फिर 2 एडजस्टमेंट नए हैं, 1 एडजस्टमेंट नए हैं। सो मैं क्या करता था कि वो जो 5 या 2 या 3 एडजस्टमेंट जो नए हैं उसको मैं कहीं ना कहीं मार्क करके लिख देता था कि ये एडजस्टमेंट नया है, ये एडजस्टमेंट में ऐसे सॉल्व होना चाहिए। क्यों? ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिस करने आऊँ तो मेरे को वो क्वेश्चन में टाइम ना देना पड़े। मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का बस मैंने देख लिया कि इसमें ऐड ऑन क्या है, दैट्स इट। तो मैं ज़बरदस्ती का हर एक चीज़ को फिर से प्रैक्टिस करते रहूँ, टाइम देना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इतना कर पाऊँ। तो ये अगर करते हो कि क्वेश्चंस में जितने भी हों आप ऐड ऑन करते जाएँ, और मैं हर एक चैप्टर का एक ये भी बना के रखता था कि ये चैप्टर में अटक रहा हूँ एज ए सेट की, मतलब कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज़ आती हैं, तो डिफिकल्टीज़ को मैं एक 1 पेजर में नोट डाउन करके रखता था कि दीज आर द डिफिकल्टीज दैट आई एम फेसिंग, और ये डिफिकल्टीज़ का आंसर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। बिकॉज फर्स्ट टाइम में मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिला एंड मुझे कहीं ना कहीं चीटिंग करनी पड़ी या फिर देखना पड़ा कि इसका आंसर क्या है। तो मैं लिख लेता हूँ कहीं ना कहीं, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को, तो मैं उस 1 पेजर के साथ उस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड जब मैं क्वेश्चन में आता था, बिलीव मी, वो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में मैं अटकता नहीं था, बिकॉज आई नो मैं कहाँ अटका था और मुझे उसका सॉल्यूशन भी पता है, राइट। सो ये हुआ आपका सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर सी फाइनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राज लक्ष्मी हु सेज कि यार हाउ वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सी फाइनल फ्रॉम बेसिक एंड हाउ वन शुड प्रिपेयर विद टाइम टेबल। सो हियर आई विल एज्यूम कि आपका नवंबर 21 में एग्जाम है, जस्ट टू एवरेज आउट, एंड नवंबर 21 में एग्जाम से और आपको अभी बेसिक से स्टार्ट करना है। बेसिक से स्टार्ट करना है तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना होता है आपको टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल एज इन आपको टाइम ड्रॉ करना होता है कि आपके पास टाइमलाइन कितना बचा है, एंड टाइमलाइन के हिसाब से आपको समझना होता है कि क्या क्या चीज़ें बची और कितना टाइम बचा है, एंड प्रोपोर्शनली डिवाइड करना होता है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, राइट। तो अपना टाइम देखो, सोच लो आपके पास 1.5 साल के आसपास बचेंगे अगर नवंबर 21 में एग्जाम्स हैं, 1.5 साल में एग्जाम्स हैं, और सोच लो आपके पास अभी 7 सब्जेक्ट के आसपास की कोचिंग या फिर आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि इस टाइम में कब से कब, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से मुझे क्लासेस लेनी है, मुझे लगता है कि 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी या फिर 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी पेन ड्राइव क्लासेस, तो मुझे मई से लेके जुलाई तक अकाउंट्स ख़त्म करना है, जुलाई से लेके अप्रैल तक ये कंप्लीट करना है, एंड ऐसे ऐसे करके सो ऑन ट्राई करना कि एग्ज़ाम के एटलीस्ट 4 से 5 महीने पहले तक आपका सब कोर्स कंप्लीट हो जाए। भले सेल्फ स्टडी कर रहे हो, भले क्लासेस कर रहे हो, आपकी सब कंप्लीट होना चाहिए। वाई एम सेइंग कि यार मोटिवेशन आता है, नहीं हो पाता है तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर हो जाता है, आपके पास टाइम है अभी हाथ में, तो क्यों नहीं, राइट। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसे करना, एंड कोशिश करो ऐसा टाइम टेबल बना लो कि 4 से 5 महीने पहले, मतलब नवंबर से 4 से 5 महीने कितने में बचेंगे, अक्टूबर, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई। तो जुलाई से पहले आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट्स हाउ यू कैन थिंक अराउंड। और वो अगर कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सीए बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, अगर अच्छे से क्लासेस कंप्लीट हो गए। बिकॉज उस टाइम आपके पास खाली रिवीजन करना है, रिवीजन करने के लिए इतना जब टाइम मिल जाता है ना, तो आप अच्छे से रिवीजन कर पाते हो। एंड विथ क्लासेस वन थिंग आई विल से कि जब भी आप क्लासेस करो टाइम टेबल बना के, मेक श्योर कि घर आने के बाद आपका अगर टाइम मिल पा रहा है, घर आने के बाद उस दिन जो भी होमवर्क मिला आपको वो कंप्लीट करो, प्लस एक बार रिवाइज कर लो कि उस दिन पढ़ाया क्या गया है। वाई एम सेइंग कि ये जब कर लेते हो ना, आपके माइंड में बैठ जाता है कि आज अंडरस्टैंडिंग लेवल से बैठ जाता है कि आज क्या पढ़ाया गया हमको इस क्लासेस में। एंड उसकी अगर होमवर्क एक बार कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट डे जब भी आप क्लास में बैठने जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाती है कि कल क्या पढ़ाई हुई है, आज क्या पढ़ाई हो रही है। नहीं तो आधा टाइम तो यही होता है कि हम क्लास में आते हैं, यही नहीं पता होता कि कल क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है, और इसलिए मैं जनरली मतलब लाइव जो क्लासेस जाके करते हैं इसलिए मैं अब नहीं कर पाता हूँ, मतलब मुझसे नहीं होता, बिकॉज यार मैं इतने ज़्यादा क्लासेस मिस करता था ना, तो मतलब पता ही नहीं होता था जब मैं नेक्स्ट क्लास जाता था कौन सा क्लास चल रहा है, पता ही नहीं होता दिन दुनिया में कौन सा। तो जितने भी मुझे हेल्प किया दैट वाज द पेन ड्राइव क्लासेस, एंड थैंक्स टू द न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब इतना ईजिली अवेलेबल हो जाता है आजकल क्लासेस, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट, राइट। सो ठीक है, दैट्स हाउ आई थिंक दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। सबसे पहले बेसिक टाइम टेबल बना लो एंड समझ लो कि कौन से टाइमलाइन में कैसे कंप्लीट करना है, 2-2 3-3 महीने का आपको स्कोप बना के करना है, एंड देन अच्छे से पढ़ाई करना, दैट्स इट, अच्छे से पढ़ाई करना है आपको। एंड लास्ट के 4-5 महीने जब रिवीजन के बचेंगे एंड द स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू बेसिकली मेक फॉर जुलाई, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। एंड so the last question for today that I'm going to take is from Swanim ने कहा कि यार so he's doing industrial training and obviously industrial training कर रहे हैं तो 3 महीने की लीव मिलेगी, and I'm worried it's too less for both groups. I'm lost about how to plan those 3 months. It will be really helpful if you can guide me about the same. I've done most practical subjects once, but then if I start strategy afresh, what will the ideal strategy for those 3 months?
सो यहाँ पे बहुत ही सिमिलर वो है, वो लग रहा है कि मतलब सेम टाइप का बैकग्राउंड सारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, 3 महीने के लिए मिलने वाली है, क्लासेस मोस्टली प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 महीने जब होंगे तो कैसे करना है, तो मैं आपको एग्जैक्टली मेरी एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने क्लासेस की, मतलब क्लासेस में करते रहा था, कंप्लीट करते रहा था, एज यू सेड कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने, तो वाइल आई वाज डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई ट्राइड कि यार मैं सब कंप्लीट कर लूँ, जितने भी चैप्टर्स से, जितने भी सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लूँ, लेकिन 2 सब्जेक्ट्स फिर भी बच गए, ठीक है। तो अब जो 3 महीने हैं, 3 महीने में कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरी बात अगर मैं बताऊँ तो 3 महीने में बिकॉज क्लासेस कंप्लीट हुई थी और मैंने पढ़ाई उसके बाद एक बार भी नहीं किया था। तो आप क्लासेस कर लेते हो लेकिन उसके बाद भी एक बार भी पढ़ाई नहीं होती ना, तो आप ना रिविज़न करने नहीं बैठते हो, आप ना पहली बार पढ़ाई करते हो, क्योंकि क्लासेस में पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। क्लासेस हो जाता है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन उसके बाद जब करने आता है उसको मैं फर्स्ट ट्रेडिंग बोलता था। सो जब मैं 3 महीने के लिए मेरे पास आया, मैं टाइम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अगस्त में, ठीक है। अगस्त में मैंने स्टार्टेड लाइक प्रॉपर प्रिपरेशन किया, मुझे पढ़ाई करनी है, कोचिंग क्लासेस मोर और लेस ख़त्म हो चुके हैं। तो अगस्त में मैंने क्या किया कि जितने भी क्लास, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको 15-15 दिन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 महीने, सबसे पहले 3 महीने बहुत ही कम होते हैं ऐसा ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेकिन 3 महीने बचे हैं तो क्या करना है, तो 3 महीने को सबसे पहले तो अपने माइंड को बताना कि ये 3 महीने नहीं है तेरे पास भाई, 6 महीने हैं। क्योंकि सोच लो आपके पास 6 महीने होते तो एग्जैक्टली आप करते क्या, मैं तो यही करता कि 7 से 8 घंटे पढ़ता दिन में, मतलब उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने लगातार यार 14-14 घंटा नहीं पढ़ने पॉसिबल है, राइट। मतलब एज ए ह्यूमन में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए पॉसिबल होता। तो अगर 6 महीने मुझे मिलते तो मैं 7 से 8 घंटे या मैक्सिमम 9 घंटे पढ़ता। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास 3 महीने हैं, तो मुझे 6 महीने में कन्वर्ट करना है। 6 महीने में कन्वर्ट कैसे करना है, मैंने अज्यूम कर लिया कि पहला, मतलब दिन का पहला पार्ट मेरा पहला दिन है, दिन का दूसरा पार्ट मेरा दूसरा दिन है। अब उससे क्या हुआ, 3 महीना एक्चुअली में 6 महीना नहीं बना, लेकिन मेरे मन में बन गया कि ये 3 महीने मेरे लिए 6 महीने हैं, और हर एक दिन मुझे 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अब सोच लो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 24 मतलब 12 घंटे हैं, 12 घंटे से अगर मैं 7 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर सकता तो फिर तो मेरे ऊपर मतलब कुछ नहीं कर सकता मैं, राइट। मतलब ज़िंदगी में इतना भी नहीं कर सकता कि 12 घंटे मतलब 7 घंटे पढ़ाई करना है, 5 घंटे तेरे पास है, सोना है, खाना है, जो करना है कर, लेकिन 12 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करनी है। तो अगर वो भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे ऊपर तो है, ठीक है। तो दैट्स हाउ आई एम टेकिंग इट, दैट्स हाउ आई टुक इट, एंड मैंने एकदम कर लिया कि यार 6 महीने हैं, मुझे जैसे भी करके कंप्लीट करना है, एंड दैट्स हाउ माई 6 मंथ्स इज़। अब जो 6 महीने में कंप्लीट करना है, 6 महीने में मैंने मान लिया। अब मैंने क्या किया कि हर एक सब्जेक्ट को मुझे 15 दिन देना है, ठीक है। 6 महीने है, हर एक सब्जेक्ट को 15 दिन देना है, मतलब 8 इंटू 15 जितना भी आता है, कितना आता है, 4 इंटू 60 120 डेज़, 120 डेज़ एज इन 4 महीने। 4 महीने मतलब मेरे पास जो है एक्चुअली में 2 महीने, कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत ही सिंपल में आ जाता हूँ। तो मेरे पास जो 3 महीने थे, 3 महीने में ही आके मेरे पास 4 सब्जेक्ट को मुझे कंप्लीट करने, 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करनी थी। तो आई टुक 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एक साथ, एक ग्रुप 1 का लेता था, एक ग्रुप 2 का लेता था, ताकि कभी भी मन में ये ना आए कि भाई एक ग्रुप दे देता हूँ, एक ग्रुप नहीं देता हूँ, ठीक है। कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अचानक से मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि एक ग्रुप या दूसरा ग्रुप वाला चीज़। बहुत ही क्लैरिटी के साथ मुझे ये था कि देना है तो दोनों देना, ठीक है। तो मैंने एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का उठाया, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का उठाया, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एंड वो उठाने के बाद मैं 15-15 दिन का टाइम टेबल बना दिया कि इस 15 दिन में पहले ये 15 दिन में ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, इस 15 दिन में ये 2 सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट जो है, पहले का दिन एक सब्जेक्ट को दूंगा, दूसरा दिन एक सब्जेक्ट को दूंगा, मतलब फर्स्ट हाफ एक सब्जेक्ट, सेकंड हाफ एक सब्जेक्ट को। तो उस हिसाब से 15-15 दिन का टाइम टेबल बनाया। तो अगला 2 महीना का मेरा टाइम टेबल सेट है। अब अगला 2 महीना का जो टाइम टेबल सेट है, उस 15 दिन में मैं करता था उस सब्जेक्ट को कंप्लीट एज इन कि पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर, नोट्स बना लिए। अब क्या याद करने बैठूंगा तो याद उस टाइम भी नहीं रहेगा, रिवीजन करने जाऊंगा उस टाइम भी मतलब भूल ही जाऊंगा ना, याद करने से तो भूल ही जाते हैं। तो याद करने में मैं ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने नोट्स बनाने में और समझने में कंसेप्ट को फोकस किया। तो उससे क्या हुआ कि नोट्स बन गए, कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई। तो नेक्स्ट टाइम वो जो नोट्स बन गए ना, वो नोट्स इस हिसाब से मैंने बनाया कि 1.5 दिन में जब पढ़ने जाऊँगा ना मैं, वो नोट्स से ही कंप्लीट हो सकता है मेरी पढ़ाई, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प क्यों करता है, क्योंकि यार एग्जाम में आपको 3 महीने मिल जाए, 6 महीने मिल जाए, 10 महीने मिल जाए, 3 साल मिल जाए, वो आप 1.5 दिन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो ना, मैं बता रहा हूँ बहुत दिक्कतें आती है। मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ, 1.5 दिन वाला जो पढ़ाई है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो 1.5 दिन, व्हेन आई एम सेइंग 1.5 दिन, वो एग्जाम से पहले जो छुट्टियाँ होती हैं, 1.5 दिन का टोटल, ठीक है। तो 1.5 दिन की पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और उस टाइम जिसने अच्छे से पढ़ाई कर ली, बिलीव मी, वो रैंक ला सकता है, ठीक है। मैंने वो 1.5 दिन में सबसे ज़्यादा मेहनत किया, बाकी सब टाइम छोड़ दो, ठीक है। सो
डेढ़ दिन की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और डेढ़ दिन की पढ़ाई के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि डेढ़ दिन के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, और डेढ़ दिन की स्ट्रैटेजी टाइम टेबल होती है और दूसरी नोट्स होती है, दैट्स इट। तो आपको नोट्स पे फोकस करना है। तो जब भी मैंने स्टार्ट किया 2 महीने के लिए, 2 महीने अगर, लेकिन ये चीज़ और एक यहाँ पे ये बोलूँगा कि जिसको नोट्स जिसकी आदत नहीं है, क्योंकि मेरी आदत थी बचपन से मैं नोट्स बनाने की, तो इसलिए मैं नोट्स में बहुत ही ईजिली बना पाता हूँ। तो जिसकी नोट्स की आदत नहीं है उनके लिए एक सजेशन रहेगा कि आप स्क्रिबल आउट कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ ना कुछ हाथों से बुक में मतलब लिख के रखो, ताकि कभी आप बुक खोलो तो आपको इतना रहे कि यार मैंने ये पढ़ाई की, ऐसा नहीं लिखी अरे ये क्या चीज़ नया चीज़ कर रहा हूँ, एलियन टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो मैं नोट्स बनाता, नोट्स बना के अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते आ रहा था। एंड देन आफ्टर दो महीने में मेरी ऐसी हुई कि मेरी रीडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग, उसको मैं फर्स्ट रीडिंग बोलता था, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई, एंड आई एम विद द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या है चैप्टर्स में, क्या है सब्जेक्ट में। अब मेरे पास नोट्स हैं, अब मुझे रिवीजन टाइम मिला। रिवीजन टाइम में मुझे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने थे नए नए, जैसे MTP RTP कुछ देख लेता हूँ टाइप, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मेरे को देखना ही है, ठीक है, लेकिन मैं देख लेता हूँ टाइप का। मैंने सब प्रिंट कर लिए थे, जितने भी MTP RTP सब रेडीली अवेलेबल थे मेरे पास। अब मैं कोशिश करता है कि अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो ठीक है। अब मैं कुछ देखते जा रहा हूँ, कुछ रिवीजन करते जा रहा हूँ, मैं नोट्स देख लेता था। अब नोट्स मेरे इतने अच्छे से बन गए थे कि अब मुझे नोट्स बस देखना और मुझे याद होती जाता था चीज़ें कि हाँ ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्वाइव होता था। एंड लास्ट के 1 महीने, मतलब 1 महीने पूरा प्रॉपरली मैंने नहीं दे पाया, बट आई थिंक लेट्स से 20-25 डेज़ पकड़ लो, मैंने प्रॉपर मतलब जितने भी रिवीजन, मतलब रिवीजन तो एक ही बार हो पाया, लेकिन जितना अच्छे से कर पाऊँ करते जा रहा था। बस क्लोज करना है, चैप्टर्स को क्लोज करना है। एंड उस रिवीजन के टाइम मैं क्या करता था कि यार जब एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम्स के 1.5 दिन, जो मैंने बोला 1.5 दिन इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वो 1.5 दिन, तो मैं उसके लिए एक टाइम टेबल बनाता था। टाइम टेबल एज इन आवरली ब्रेकअप ऑफ दैट 1.5 दिन, बिकॉज 1.5 दिन जब मेरे पास होता है, एग्ज़ाम दे के आया मैं, अब कल मतलब परसों एग्ज़ाम है, मैं बैठ के आज टाइम टेबल नहीं बनाऊँगा। मेरे को उतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है कि, क्योंकि मेरे को पता है ना इस सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं और कितना टाइम लेगा, तो पहले से क्यों नहीं बना के रख दूँ मैं। तो जैसे मेरा रिवीजन, फॉर एग्जांपल सोचो मैंने 2 दिन दिया एक सब्जेक्ट को, या 3 दिन दिया एक सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए, 3 दिन पकड़ लो। मैंने रिवीजन क्लोज किया, मुझे समझ में आया कि चैप्टर में इस सब्जेक्ट में है क्या क्या, तो मैंने उसका क्या क्या एक टाइम टेबल बना लिया। टाइम टेबल बनाने के बाद उसकी मैं मतलब आवरली टाइम टेबल, मतलब सोचो मैं कैसे बनाता था 1.5 दिन के लिए, कि जैसे मैं 2 से 5 होता है एग्जाम्स, 5 से निकला, घर आया 6 बजे के आसपास तक, मैं अपने आप को 1 घंटे का रेस्ट देता था, एकदम चिल मारता था, आराम से सो जाता था आँख बंद करके। 7 बजे उठता था, ठीक है। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, 7 to 9 मुझे पढ़ाई करनी है, 9 to 9:30 डिनर, 9:30 to 12 पढ़ाई करनी है, ऐसे करके फिर 12 से 6 सोना है। सोना भी एकदम मैंडेटरी कि 6 घंटे मिनिमम सोना है, मतलब मैं 7-7 घंटे सो जाता था, लेकिन 6 घंटे मिनिमम सोना होता है। एंड देन 6 से लेके पूरा दिन का फिर ऐसे आवरली ब्रेकअप बना के टाइम टेबल, किस चैप्टर को किस टाइम पढ़ना है पूरा बना लिया। एंड देन उसी हिसाब से रिवीजन के बाद, मतलब रिवीजन के साथ साथ मैंने टाइम टेबल और नोट्स क्लोज कर दिया। एंड देन कम्स द 1.5 दिन वाला चीज़। एंड 1.5 दिन में एज ए सेड आपको जितना पढ़ना है उस नोट से, मैंने वो नोट से रेफर करता था, कभी कभी बुक खोलता था कि अगर बुक से कुछ समझना है तो मैं बुक्स को रेफर करता था। एंड या दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड द प्रिपरेशन फॉर द 3 months। सो एनी क्वेश्चंस अराउंड दैट, कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है कि जितने भी, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मतलब फॉर दिस सेशन। एंड आई विल ट्राई कि मैं अभी और जो 1-2 क्वेश्चंस 1-2 दिन में आए हैं, आई विल ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट, अभी जो कमिंग वीकेंड में सैटरडे संडे कभी भी टाइम देख के, आई विल ट्राई टू कम अप विद अ न्यू वीडियो अराउंड द स्ट्रेटजी फॉर जुलाई 2020। So yes, and to be very frank, I made this video in the one cut, and कुछ कट नहीं किया मैंने। I don't know, जितने भी बीच में कुछ ऐसे कुछ आए होंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ें हैं, तो सॉरी फॉर दैट। एंड ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू पुट अप, इससे रिलेटेड भी कोई क्लैरिफिकेटरी क्वेश्चन पूछना है, अगर 1 लाइनर क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप पुट अप कर सकते हो मैसेजेस पे, आई कैन रिप्लाई ओवर देयर। एंड अगर कोई वैसे बड़ा क्वेश्चन होगा तो एंड आई विल टेक इट ओवर द वीडियो ओनली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।